Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss a topic of biology from the first year book and first chapter. That is, the topic for discussion is cell wall. Cell wall, इसके बारे में सबसे पहले तो हम इसके हिस्ट्री के हवाले से बात करते हैं कि सेल वॉल को किसने डिस्कवर किया था। तो सेल वॉल को 1665 में रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। एक्चुअली सेल वॉल की डिस्कवरी और सेल की डिस्कवरी एक ही है, क्योंकि जिस टाइम रॉबर्ट हुक वो माइक्रोस्कोप के नीचे देख रहा था कॉर्क सेल्स को, तो उसको जो सेल्स नज़र आए थे तो वो डेड सेल्स थे, और उसको उस कॉर्क के अंदर जो स्ट्रक्चर नज़र आया था तो वो सेल वॉल नज़र आया था। सेल वॉल के अलावा उसको कोई और चीज़ नज़र नहीं आया था, क्योंकि उस माइक्रोस्कोप का पावर इतना ज़्यादा नहीं था। तो उसने उस सेल वॉल की वजह से उसको जो स्ट्रक्चर नज़र आया था तो उसने उसको चैम्बर या सेलुला कहा था। तो सेल वॉल और सेल की डिस्कवरी एक ही है। नेक्स्ट है सेल वॉल, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर पाया जाता है। सेल के अंदर सेल वॉल ये आउटर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मींस के ये सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड पे पाया जाता है। जिन सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है तो उसमें ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर साइड पे ये मौजूद होगा। सेल वॉल ये सिक्रीशन इसकी कहाँ से होती है, कहाँ से बनता है, तो जो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग मैटर ऑफ द सेल्स है, वहाँ से इसकी सिक्रीशन होती है। लेकिन सेल वॉल इटसेल्फ ये एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इसकी अकरेंस कि ये कहाँ पे कौन से सेल्स में ये पाया जाएगा। जो सेल वॉल है तो ये एनिमल सेल्स के अलावा बाकी सेल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होता। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी हो सकता है, ये प्रोटिस्ट में भी होता है, ये फंजाई में भी होता है, ये प्लांट्स में भी होता है। प्रोकैरियोट्स में ये आर्किया के अंदर मौजूद होता है और बैक्टीरिया के अंदर भी ये मौजूद होता है। लेकिन आर्किया और बैक्टीरिया के सेल वॉल के कंपोजिशन में फ़र्क होता है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल है तो वो मोस्टली उसकी जो फार्मेशन है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से ये बनता है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास तमाम बैक्टीरिया जो है उसके अंदर सेल वॉल हो, चूँकि तकरीबन 90% बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मौजूद होता है, और हमारे पास बैक्टीरिया में एक ऐसा ग्रुप भी है कि जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। इसी तरह बैक्टीरिया को मज़ीद हम डिवाइड करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो वो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी इसी सेल वॉल के कंपोजिशन की वजह से हम उस बैक्टीरिया को इस दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह उसका डिटेल आएगा, वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सेल वॉल है वो प्रोटिस्ट के अंदर भी मौजूद होता है, और प्रोटिस्ट में जो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, जो एल्गी है, उसके सेल वॉल में उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। उसके अंदर ये एगर वगैरह या उसमें सेलुलोज डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन है, वो ग्रुप टू ग्रुप वेरी करता है। एल्गी के डिफरेंट ग्रुप्स में उसकी जो कंपोजिशन है वो वेरी करता है। इसी तरह हमारे पास जो फंगस लाइक प्रोटिस्ट है उसके अंदर भी ये पाया जाता है, और जो प्रॉपर फंजाई है तो फंजाई के अंदर भी ये मौजूद होता है। लेकिन फंजाई का जो सेल वॉल है वो एक केमिकल कंपाउंड से बनता है जिसको हम कहते हैं काइटिन। काइटिन ये भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। प्लांट्स के अंदर भी सेल वॉल मौजूद होता है, जिसका मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो है सेलुलोज। प्लांट का जो सेल वॉल है वो मेनली सेलुलोज से बनता है। ये और हमारे यहाँ पे आज के डिस्कशन में जो हम सेल वॉल डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो मेनली प्लांट का सेल वॉल है। तो ज़रा हम प्लांट के सेल वॉल के और केमिकल कंपाउंड्स को देखते हैं कि सेल वॉल के अंदर और क्या मौजूद होंगे। प्लांट के सेल वॉल में सेलुलोज, जो कि मैंने पहले बताया कि ये मेनली उसके अंदर मौजूद होता है, ये सेलुलोज मौजूद होता है जो एक होमोपॉलीसेकेराइड है। मतलब कि ये
हमारे पास ग्लूकोज से बनता है, उसमें ग्लूकोज जो है ये उसका पॉलीमर बनता है तो उससे सेलुलोज बनता है। इसी तरह इसमें हेमीसेलुलोज भी होता है जो एक हेट्रोपोलिसेकेराइड है, जिसमें अर्बिनोज और ग्लूकोज और मैनोज वगैरह ये पाए जाते हैं। तो ये सारे मिल के हमारे पास हेमीसेलुलोज का स्ट्रक्चर बनाता है। इसी तरह हमारे पास पेक्टीन जो है ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट के सेल वॉल में मौजूद होता है। लिग्नन ये एक फेनोलिक पॉलीमर है जो प्लांट्स के सेल वॉल में एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ सेल वॉल में, प्लांट के सेल वॉल में मिनरल्स, साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटाशियम ये भी पाए जाते हैं कि कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट या पोटाशियम पेक्टेट इसके अंदर मौजूद होता है। सेल वॉल में बाज़ के आउटर साइड्स पे क्यूटीन मौजूद होता है। बाल सेल वॉल में, बाल प्लांट के सेल्स में सुबेरिन्स कंपाउंड मौजूद होता है जो हमारे पास एंडोडर्मिस में मौजूद होता है, रूट्स के एंडोडर्मिस में मौजूद होता है और जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है। इसी तरह प्लांट में सिलिका भी मौजूद होता है, उसके सेल वॉल में सिलिका भी मौजूद होता है। नेक्स्ट है हमारे पास के प्लांट्स के अंदर कितने लेयर्स पाए जाते हैं, या अगर कहें कि प्लांट के सेल वॉल के कितने पार्ट्स हैं। सो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल वॉल या डिफरेंट लेयर ऑफ द सेल वॉल, प्लांट्स के 3 लेयर पाए जाते हैं। मोस्टली 3 लेयर होते हैं, लेकिन सम टाइम इसमें 4 लेयर भी हो सकते हैं। पहला लेयर जो होता है हमारे पास मिडल लेमेला, फिर प्राइमरी वॉल और फिर उसके बाद सेकेंडरी वॉल। ये 3 लेयर है, लेकिन कुछ प्लांट सेल्स में टर्शरी वॉल भी पाया जाता है। फर्स्ट मिडल लेमेला। मिडल लेमेला ये एक लेयर होता है, एक सीमेंटिंग लेयर होता है, जो एक ग्लू लाइक सब्सटेंस से बनता है जिसको हम पेक्टिन कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये 2 सेल्स को आपस में मिलाता है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे ये 2 सेल्स आपको नज़र आ रहा है, तो इन 2 सेल्स के बीच में आपको जो ब्लू लाइन नज़र आ रहा है ये क्या है, दिस वन इज़ दी मिडल लेमेला। तो ये मिडल लेमेला 2 सेल्स के बीच में पाया जाता है और 2 सेल्स जो आपस में अटैच रहते हैं तो ये इसके ज़रिए से अटैच रहते हैं। जिस तरह अगर हम 2 ईंटों को आपस में मिलाते हैं तो उसके बीच में हम सीमेंट जो है वो डालते हैं तो आपस में वो जुड़े रहते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं। तो इसी तरह ये जो मिडल लेमेला है ये 2 सेल्स को आपस में, 2 प्लांट सेल्स के आपस में कनेक्ट कर उसके साथ अटैच कराता है। तो ये 2 नाइबरिंग सेल्स को आपस में अटैच कराता है। ये थिकनेस इसकी जो होती है ये वेरी करता है, मोस्टली इसमें 1 माइक्रोमीटर तक होता है। और अर्ली स्टेजेस में तो ये पेक्टीन का बना होता है, लेकिन जैसे सेल्स जो होता है वो मैच्योर हो जाता है तो उसमें जो वुडी नेचर आ जाता है, तो उस दौरान फिर इसके अंदर लिग्निन भी साथ में डिपॉजिट हो जाता है और ये हार्ड बन जाता है। इसी तरह हमारे पास जो फ्रेश सेल्स होते हैं, तो फ्रेश सेल्स के अंदर ये जो मिडल लेमेला होता है ये टाइट होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर फ्रेश फ्रूट्स होते हैं तो वो सख्त होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मिडल लेमेला होता है वो टाइट होता है। फिर इसके बाद जैसे जैसे सेल मैच्योर होते जाते हैं तो इसकी जो मिडल लेमेला के अंदर जो पेक्टीन है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज हो जाते हैं और सेल वॉल भी होता है। इसी वजह से हमारे पास जो फ्रूट है वो नरम बन जाता है। या बाज़ औक़ात हम सेल्स को स्टडी करने के लिए एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं, तो हम अगर इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसके बीच में से मिडल लेमेला को हटाएंगे। तो मिडल लेमेला को हटाने के लिए हम केमिकल यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम इसको हटाने के लिए, इस पेक्टीन को डिज़ोल्व करने के लिए हम पेक्टिनेज एंजाइम यूज़ कर सकते हैं। जब पेक्टिनेज एंजाइम यूज़ होंगे तो मिडल लेमेला ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और सेल्स अलग हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैसरेशन। मैसरेशन क्या चीज़ है, मैसरेशन है हमारे पास कि जब हम 2 सेल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं तो उसके बीच में से मिडल लेमेला को हम रिमूव करते हैं और इस मिडल लेमेला को हम पेक्टिनेज एंजाइम के थ्रू रिमूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम मैसरेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसके जो प्राइमरी वॉल है उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करते हैं। प्राइमरी वॉल ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ट्रू लेयर है। ट्रू लेयर क्यों इसको हम कहते हैं, इस वजह से कि जितनी भी प्लांट सेल्स होंगे तो उन तमाम के अंदर प्राइमरी वॉल जो होगा ये मौजूद होगा। मिडल लेमेला में बी प्रेजेंट, में बी एब्सेंट, सेकेंडरी वॉल में बी प्रेजेंट, में बी एब्सेंट, बट प्राइमरी वॉल विल बी प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ प्लांट सेल्स। इसकी थिकनेस जो है वो है 1 to 3 माइक्रोमीटर और ये जनरली
10 होता है, अगर हम इसको सेकेंडरी वाल के साथ कंपेयर करें तो उसके मुकाबले में ये 10 होता है। ये इलास्टिक होता है और एक्सटेंडेबल होता है। इसकी जो कंपोजिशन है तो ये सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और उसके साथ साथ पेक्टिक कंपाउंड जो है इसमें पाए जाते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सेलुलोज के कंटेंट्स है वो कम होते हैं एज कंपेयर टू हेमीसेलुलोज। याद रखिएगा कि प्राइमरी वॉल में हेमीसेलुलोज जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं और जो सेलुलोज है वो कम, उसके मुकाबले में कम होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल ये बनता है ऑन द इनर साइड ऑफ द प्राइमरी वॉल। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये बीच आपको जो यहाँ पे ब्लू लाइन है तो ये क्या है, ये मिडल लैमेला है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट वन लाइन है जो ब्लू के बाद जो ब्लू के करीब पाया जाता है तो ये क्या है, ये प्राइमरी वॉल है। प्राइमरी वॉल के इनर साइड पे जो आपको लाइन नज़र आ रहा है, थोड़ा सा वेवी लाइन नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी वॉल है। तो हमारे पास जो प्राइमरी वॉल है ये कहाँ पर होता है, ये प्लांट सेल्स के आउटर सेल पे पाया जाता है और मिडल लैमेला के बाद पाया जाता है। फिर प्राइमरी वॉल के बाद सेकेंडरी वॉल जो है वो एग्जिस्ट करता है और इसके बाद यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमें डायग्राम से भी नज़र आ रहा है कि सेकेंडरी वॉल एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड द मिडल लैमेला। प्राइमरी वॉल और जो सेकेंडरी वॉल है वो एग्जिस्ट करता है बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनर साइड पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर साइड पे प्राइमरी वॉल है। तो यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी वॉल के बीच में सेकेंडरी वॉल पाया जाता है। अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कौन सा लेयर सेल वॉल का वो नियरेस्ट पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे करीब जो लेयर है वो क्या है, वो है सेकेंडरी वॉल। या अगर ये पूछा जाए कि आउटर साइड पे या मिडल लैमेला के करीब कौन सा लेयर पाया जाता है, तो मिडल लैमेला के करीब पाया जाता है प्राइमरी वॉल। या अगर ये पूछा जाए एमसीक्यूज में कि दो प्राइमरी वॉल के बीच में कौन सा लेयर होता है, तो दो प्राइमरी वॉल के बीच में, दो प्राइमरी वॉल दो सेल्स के बीच में मिडल लैमेला जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये जो सेकेंडरी वॉल है ये टाइम गुजरने के साथ साथ ये हो जाता है, रिजिड हो जाता है। मैच्योर सेल्स के अंदर ये रिजिड और हार्ड हो जाता है और इसी की वजह से जो प्लांट है वो विथस्टैंड करता है, वो स्ट्रेट रहता है। उसको रिजिडिटी इस सेकेंडरी वॉल की वजह से मिलता है। इसकी जो कंपोजिशन है वो भी जैसे हमने प्राइमरी वॉल में पढ़ा तो यहाँ पर भी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज मौजूद होता है, लेकिन प्राइमरी वॉल के मुकाबले में सेलुलोज यहाँ पे ज़्यादा होता है और हेमीसेलुलोज इसमें कम होता है। और साथ में जैसे जैसे मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड वो डिपोजिशन इसकी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम लिग्निन कहते हैं, और इसी लिग्निन के डिपोजिशन को हम कहते हैं लिग्निफिकेशन। और जब लिग्निन डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से जो सेल वॉल है वो रिजिड बन जाता है उसके और उसमें वो उसकी परमेबिलिटी वो कम हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता है तो परमेबिलिटी ख़त्म हो जाती है और सेल जो है इनर साइड पे वो डेड हो जाता है। यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि लिग्निफिकेशन की वजह से जितना ज़्यादा लिग्निन डिपॉजिट होगा तो उसकी वजह से सेल वॉल जो है उसके अंदर परमेबिलिटी वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी और एंड में वो परमेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर और बाहर जो है ट्रांसपोर्टेशन का काम रुक जाएगा, वहाँ पे कोई मटेरियल आउटसाइड इनसाइड नहीं आ जा सकते, तो इसी वजह से सेल जो होगा वो डेड हो जाएगा। तो हमारे पास जो मैच्योर सेल्स होते हैं जो फाइनल स्टेज तक पहुँच जाते हैं जैसे ट्रकीड्स वगैरह है तो उसमें से ये हमें डेड फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट हम अच्छा इसमें फिर जो सेकेंडरी वॉल के जो लेयर्स है, तो सेकेंडरी वॉल जो पहला लेयर बनता है तो उसको हम S1 कहते हैं। इसी तरह इसके बाद दूसरा लेयर हो जाता है तो वो S2 और तीसरा लेयर जो होता है वो S3। सेकेंडरी वॉल ये अनइवन थिक होता है, इसकी जो थिकनेस है वो वेरिएबल है, कम और ज़्यादा हो सकती है। इसकी थिकनेस S1 S2 S3 लेयर की वजह से ये बन जाता है, अनइवन थिक हो जाता है। दो सेल्स जो आपस में कनेक्ट करते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये सेल है, यहाँ पर ये सेल है, तो ये दो सेल्स आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इसी प्लाज्मोडेस्माटा के ज़रिए से दो सेल्स उसके साइटोप्लाज्म जो है वो आपस में कनेक्ट करते हैं, जिसके ज़रिए से इन दो सेल्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है।
नेक्स्ट हमारे जो सेल वॉल है उसके फार्मेशन जो है वो उसकी फार्मेशन कैसी होती है। सेल वॉल की फार्मेशन जब हमारे पास डिवाइडिंग सेल्स होते हैं तो टीलोफेज स्टेज के दौरान सेल वॉल की फार्मेशन स्टार्ट हो जाती है और सेल वॉल के अंदर जो गोल्जी वेसिकल्स बन जाते हैं वो सेल्स के बीच में आते हैं। जिस तरह यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, सपोज कि ये एक सेल्स है और इसमें ये दो आपको जो ब्लू डॉट सर्कल नजर आते हैं तो ये दो न्यूक्लियस है। तो जो गोल्जी वेसिकल्स है वो सेल के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पे पहले इक्वेटोरियल प्लेट था उस जगह पे ये अरेंज हो जाते हैं फिब्रोब्लास्ट के फॉर्म में और यही कंबाइन होकर ये सेल प्लेट बनाते हैं। फिर इसमें मिडल लेमेला बन जाता है और इसके दोनों साइड्स पे फिर प्राइमरी वॉल की फॉर्मेशन होती है। तो जो एक्चुअल प्लांट लेयर है वो प्राइमरी वॉल बनता है, या अगर हम कहें कि न्यूली फॉर्म सेल्स में जो पहला लेयर बनता है तो वो क्या बनता है, वो हमारे पास मिडल लेमेला। और अगर हम ट्रू लेयर की बात करते हैं तो ट्रू फर्स्ट लेयर जो बनता है तो वो प्राइमरी वॉल। इसको ज़रा दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको दो तरह के स्टैंड में मिलते हैं, फेडरल बुक में और हमारे तो इस बुक के अंदर लिखा हुआ है केपी बुक में, तो उसमें लिखा है कि फर्स्ट लेयर जो होता है वो प्राइमरी वॉल बनता है और अगर हम फेडरल बुक में देखें तो वहाँ पे लिखा है कि वहाँ पे मिडल लेमेला बनता है। तो एक्चुअली इसकी फॉर्मेशन क्या है कि जो मिडल लेमेला है ये सबसे पहले यहाँ पे बनता है, लेकिन पहला जो ट्रू लेयर बनता है, फर्स्ट ट्रू लेयर जो फॉर्मेशन होती है, इसलिए यहाँ पे मैंने कहा कि जो प्राइमरी वॉल है तो ये तमाम सेल्स के अंदर मौजूद होता है। मिडल लेमेला अगर हम इन दो सेल्स को अलग कर दें तो फिर मिडल लेमेला तो नहीं रहेगा, फिर हमारे पास जो फर्स्ट लेयर होगा वो क्या, प्राइमरी लेयर होगा। तो प्राइमरी लेयर ये यहाँ पे बनेगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द मिडल लेमेला। तो मिडल लेमेला फर्स्ट बनेगा, फिर उसके बाद जो पहला ट्रू लेयर बनता है तो वो क्या है, वो हमारे पास प्राइमरी वॉल उसकी फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम जाते हैं इसके फंक्शंस की तरफ कि सेल वॉल जो है उसके फंक्शन जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ये शेप देता है कि जो हमें डिफरेंट टाइप के जो सेल्स है उसके हमें डिफरेंट शेप मिलते हैं। जिस तरह यहाँ पे हेक्सागोनल हमें मिलता है, ओवल शेप मिल सकता है, हमें रेक्टेंगुलर शेप मिल सकता है, हमें बनाएगा उसके शेप को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट ये सपोर्ट देता है कि जो सेल वॉल है ये सेल की सपोर्ट, उसको प्रॉपर सपोर्ट जो मिलता है उसकी वजह से मिलता है। इसी तरह जो सेल वॉल है ये टारगेट प्रेशर जो है उसको विथस्टैंड करता है कि अगर एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं टर्जिडिटी, जब सेल वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो टर्जिड आपके सामने लाऊंगा और है आप लोगों को पाउंड सबसे सेल को अगेंस्ट द पैथोजन कि अगर कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया वगैरह प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करता है तो ये बाहर जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। सिमिलरली जो सेल वॉल है वो कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन द टू सेल्स, कि दो सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करता है। इसके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद होता है, तो इन सेल्स के बीच में जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसकी वजह से कम्युनिकेशन होती है। ये स्टोरेज का काम भी करता है कि जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज वगैरह जो है वो इसमें स्टोर होते हैं, और इसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। जो सेल वॉल है तो वो परमेबल होता है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, हर तरह कंपाउंड इससे जो है पास हो सकता है। अगर वो साइज जो है इतना है कि वो सेल वॉल से पास हो सकता है, उसके पोर में से पास हो सकता है, तो ये परमेबल है फॉर द बोथ टाइप ऑफ सब्सटेंसेस दैट इज पोलर और नॉन पोलर। तो उसके लिए ये परमेबल है, उसकी परमेबिलिटी इसके साथ है, वो उसको परमेबल बना। इसी तरह ये एक और भी काम करता है कि एपोप्लास्ट पाथवे जो होता है वो भी यही सेल वॉल के थ्रू होता है, जो नॉन लिविंग पाथवे है। रिसेंट ऑफसेप में आगे हम चैप्टर प्लांट्स फॉर्म एंड फंक्शन में वहाँ पे देखेंगे कि जो डिफरेंट पाथवे जिसके ज़रिए से सेल जो होता है जाता है, तो उसके एपोप्लास्ट पाथवे भी इसके ज़रिए से होता है। थैंक यू वेरी मच।